नमस्कार, मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। आइए समझते हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। आइए तीसरा टॉपिक में देखते हैं, उत्तरी मैदान से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हिमालय के बारे में हम लोग जाने, उत्तरी मैदान क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बारीकी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी से बनी है। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बनी है सर, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सभी सहायक नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। समझे निक्षेप क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको समझा चुके थे। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जल से लाया गया मृदा, मतलब जब नदी चलती है ना, तो नदी चलती है तो नदी पर्वतीय चोटी को काटते हुए चलती है, पर्वत को काटते हुए चलती है, मिट्टी को काटते हुए चलती है, और वही मिट्टी कहीं पाट देती है तो वही क्षेत्र जलोढ़ मृदा का मैदान कहलाएगा, जलोढ़ मृदा कहलाएगा। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में, गिरिपाद मतलब गिरी मतलब पर्वत होता है, आपको पता है। गिरिपाद मतलब पदीय क्षेत्र, पर्वतीय पदीय क्षेत्र, समझे। पर्वत का जो निचला क्षेत्र पर्वतीय पाद क्षेत्र कहलाता है। तो गिरिपाद भी बोला जाता है। गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। जैसे हिमालय है, ये बहुत बड़ा बेसिन हुआ करता था। इसमें सभी नदी, प्रायद्वीपीय भारत से भी बहने वाली नदी और हिमालय से भी बहने वाली नदी, ये सब नदी आके इसमें मिट्टी जमा करते करते उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, समझे। जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। आपको पता होना चाहिए जो उत्तर भारत का मैदान है ये कितना बड़ा है सर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। यह मैदान लगभग 2 लाख कितना 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से भी 240 से भी 240 से 320 कहाँ है, 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब यूं कहा जाए सर, यूं कहा जाए कि ये जो चौड़ा कितना है भाई, ये 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहाँ से कहाँ तक सर, आपका पंजाब से लेके पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, सब कुछ इसमें, उत्तर प्रदेश, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगा। ये पूरा क्षेत्र में उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है। समझ में आया आपको, समझ में आ गया, समझे। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है सर उत्तर भारत का मैदान, यहाँ सघन जनसंख्या, आप देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसा क्यों सर, आप कभी लॉजिक सोचे हैं ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी के चलते क्या होता है, जब खेती के लिए उपयुक्त मतलब पेट लोग का भर रहा है तो यहीं पे लोग बसना स्टार्ट कर दिया, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ने लगा। इंडस्ट्री तो बाद में आया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया बाद में बनेगा, समझे। जहाँ कृषि प्रधान है वो प्राचीन नगर होगा। आप देखेंगे उत्तर भारत मैदान में सबसे प्राचीन नगर है, चाहे वाराणसी, पाटलिपुत्रा, या फिर आप या क्या नाम क्षेत्र है, राजगीर, वैशाली, ये सब बहुत पुराना शहर है। मतलब आप उत्तर वैदिक काल से ये सब शहर है। ये सब क्षेत्र थोड़ी आज से है, उत्तर वैदिक काल से है, उससे भी पहले आप कह सकते हैं। बहुत प्राचीन सब शहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा के मैदान में खेती लोग करता होगा, पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता तो इसी मैदान में बना था, पनपा था। या फिर वैदिक सभ्यता भी इसी मैदान में ना, यमुना गंगा के मैदान में पनपा उत्तर वैदिक सभ्यता। लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता तो सब सिंध प्रदेश में ही पनपा है। तो ये सब बात है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। भारत का सबसे अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्यों सर? अनुकूल जलवायु है, यहाँ पे कृषि युक्त योग्य जलवायु है, समझे। मृदा आवरण जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त मृदा है, क्योंकि खादर बांगर मृदा जो जानते हैं आप, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत खादर मृदा है। ये सालों साल बाढ़ के द्वारा निर्मित होती है। इसमें होता है कि पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है और नवीन मृदा भी कहलाती है ये सब चीज़। उत्तरी पर्वतीय क्या है, उत्तरी
पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्यों में लगी है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से, उत्तर से हिमालय से जो भी नदी निकलती है वो निक्षेप कार्यों में अभी भी लगी हुई है, वो निक्षेप अनवरत रूप से करते आ रही है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के चलते, नदी का निचला भाग है, जब आप देखेंगे हिमालय से जो नदी निकलती है निचले क्षेत्र में ढाल कम है तो परिवहन करने की क्षमता होगा। जो मिट्टी को काट के यहाँ कर से सरकाते हुए लेते आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ ढाल मंद पड़ जाएगा तो वो मिट्टी सर जो पानी में तैर रही थी वो मिट्टी धीरे धीरे जमने लगेगी। आप देखेंगे कभी आप बकेट या बाल्टी जो भी समझ रहे हैं आप, उसमें धूल कर वाला पानी थोड़ा अशुद्धियाँ मिला के उसमें पूरा हिलकोर दीजिए, समझे, पूरा उससे मिला दीजिए तो पता चलेगा वो मिट्टी का कण पूरा पानी में मिल गया। लेकिन जब पानी स्थिर होगा ना वो धीरे धीरे नीचे जम जाएगा। तो वही बात है, यहाँ धारा कम मंद पड़ जाती है तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे जमने लगती है। नदी के कारण गति कम हो जाती है, मतलब ढाल कम होने के कारण नदी की धारा गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वीप का निर्माण होता है। यहाँ पे वही मिट्टी जमा होते होते बहुत बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत से धाराओं में बट जाती है। यहाँ पे नदियाँ, अब गाद यहाँ पे जमा हो गया, तब गाद होगा तो फिर बाढ़ आएगी तो उसको पीछे नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना गाद वाला क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है। तो क्या करेगी, नदी बगल से चल देगी। तो कोसी नदी का जो ये बात है कि कोसी नदी जब हिमालय क्षेत्र से निकलती है, तीव्र ढाल से निकलती है और जाके उत्तर भारत में तुरंत चाल मंद पड़ जाती है और नदी जो मट्टी बहाते हुए जाती है वो यहाँ निक्षेप कर देती है, अपरदित निक्षेप कर देती है। और वो निक्षेप के कारण ही, अब बताइए, अपने ही रास्ते में, अब मिट्टी तो लेके नदी जा रही थी, कोसी नदी अपने ही रास्ते में मिट्टी को रख दी, क्योंकि समतल मैदान है। बिहार में आके मिट्टी नीचे रख दी। अब बताइए, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी कोसी नदी में, जब पानी आएगा देखिएगा आगे में क्या है, मिट्टी है, अपने रास्ता को रोक ले है मिट्टी, नदी, कोसी नदी, समझे। अब क्या करेगी नदी, वो रास्ता ही बदल कर देगी। इसलिए कोसी नदी विश्व में सर्वाधिक रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है, क्योंकि ये अचानक उतरती है नेपाल से और तुरंत बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ढलान से तुरंत इसको मैदान मिल जाता है, समतल मैदान। यहाँ धारा कम मंद पड़ जाती है, यहाँ का धारा तीव्र होती है, जिसके चलते यहाँ पे अपरदित समान तुरंत निक्षेप हो जाता है। ये सब बात है, आपको समझ में आ गया होगा शायद क्या हम कहना चाह रहे थे। हाँ, दोआब को समझते हैं, आइए देखते हैं दोआब क्या है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदी कौन कौन सर, जैसे गंगा और यमुना के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे दोआब कहेंगे। दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। आब मतलब पानी होता है। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज जो का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। पांच नदियों का पानी से मिलके पंजाब बना है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब है ना जी। तो ये सब बात है, आपको पता होगा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये जो उत्तरी मैदान है इसके पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, समझे। सिंधु, सतलज, ये सब से मिलके बना है ये क्षेत्र, समझे। बहुत अधिक भाग तो हमारा जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय पंजाब पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इसे उत्तर भारत के मैदान के ही अंतर्गत रखा गया है। ये सब बात है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। इसमें बहुत अधिक दोआब है कि सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, कितना दोआब बढ़े, दो नदी के बीच का क्षेत्र दोआब बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। इसमें करेवा मिट्टी पाया जाता है झेलम नदी बेसिन में ना जी, जहाँ पे केसर की खेती होगी। ये सब बात भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर मैदान देख रहे हैं, पर्वत दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। हमारा जो
आप अगर बिहार से जुड़े होंगे या फिर उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति जुड़े होंगे तो आपका मैदान जो उत्तरी बिहार का या फिर दक्षिणी बिहार का मैदान जो है, जहाँ पे पर्वतीय पठार नहीं दिखेगा, सिर्फ खेती खेत दिखेगा, बगीचा दिखेगा, इस टाइप का मैदान दिखेगा, यही चीज़ उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हाँ, आप कहलगांव से अगर जुड़े होंगे ना तो ये क्षेत्र उत्तर भारत का विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। घग्गर नदी एक राजस्थान में भी घग्गर नदी तो विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन सरस्वती की नदी के नाम नदी को ही घग्गर नदी कहा गया है, समझे। लेकिन वो विवाद का विषय है, उसको छोड़िए। ये समझिए कि घग्गर नदी और तीस्ता नदी जो नेपाल में बहती है, इन दोनों के क्षेत्र में के बीच में जो क्षेत्र है सर, उसे गंगा का उत्तर भारत, गंगा के अंतर्गत उत्तर भारत का मैदान के अंतर्गत गंगा का मैदान कहा जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, समझे। नदियों के बीच का यह उत्तरी भारत के राज्य, यहाँ पे क्या है सर, यह उत्तर भारत के राज्य हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, झारखंड का कुछ ही भाग, पूरा झारखंड नहीं, क्योंकि पूरा झारखंड तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, समझे। झारखंड का कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसकी पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र मैदान एक्चुअली असम में ही मिलेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं है, वो पर्वतीय चोटी पे बहती है, पर्वतीय श्रेणियों में गड्ढ बना के बहती है। कहाँ पे सर, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मैदान भाग में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र घाटी में, और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे समाप्त होता है असम में, तुरंत बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है शिलांग पठार के पास। शिलांग पठार यहाँ पे प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, समझ रहे हैं चीज़ को। ये शिलांग पठार है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी इधर प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यही बहती है घाटी में। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसकी उच्चावचों में बनी किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये जो उत्तर मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसकी उच्चावच, ऊंचाई कितना है के बनी किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियां भिन्नता के आधार पर उत्तर मैदान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। समझे। आपको जो इतना बताया है कि उत्तर भारत का मैदान में भाई सतलज है, ब्रह्मपुत्र सतलज का है, फिर ब्रह्मपुत्र का है, उसके बाद गंगा का मैदान है, लेकिन इसमें भी कुछ मूलभूत अंतर है, वो उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्गीकरण है। भावर होगा, तराई होगा, यही सब होगा, समझे। हाँ, देख रहे हैं, समझे। चलिए आइए इसमें हम पढ़ के समझाएंगे। इससे अच्छा है आपको हम मैप के माध्यम से चीज को समझा देते हैं, समझे। चलिए मानचित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। 4 प्रदेश जो उत्तर भारत का मैदान है सर, वो 4 प्रदेश कौन है, आपको बताए थे ना। ये तो हिमालय का बृहद हिमालय हो गया सर, ये मध्य हिमालय हमारा हो गया, ये शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद ये बृहद हिमालय मान लीजिए, ये मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद इस जगह होता क्या है सर, ये क्षेत्र भावर क्षेत्र कहलाता है। भावर प्रदेश शिवालिक श्रेणी के सहारे, पूरा शिवालिक श्रेणी जहाँ तक भी है उसके सहारे भावर प्रदेश पाया जाता है। ये बना कैसे है, जब नदी यहाँ से निकलती तो बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा काट के ला के पत्थर का टुकड़ा काटती थी, तो पत्थर का टुकड़ा घड़कते नदी के पानी के द्वारा, नदियों द्वारा नीचे क्षेत्र में आ गई। और इसके बाद सर आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि समतल मैदान आ गया, तो सब बड़ा पत्थर को पानी कितना देर आगे बहुत आगे लेके जा पाएगा, नहीं लेके जा पाएगा, तो यहीं पे रुक गया। ये बड़ा पत्थर का जो टुकड़ा था सर, इस जगह बहुत ज़्यादा जमा हो गया। जब से हिमालय का निर्माण हुआ है तब से ये प्रक्रिया शुरू है। तो ये पूरा क्षेत्र लगभग सर 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पेटी बन चुका है शिवालिक श्रेणी के सहारे। ये क्षेत्र में जब नदी प्रवेश करती है, तो अब बताइए वो पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा है ये, तो वहाँ पे जब नदी प्रवेश करेगी, नदी क्या करेगी, नदी ऊपर पत्थर पे चल पाएगी नहीं, वो पत्थर के टुकड़े के बीच में पानी फंस जाएगी और नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है,
समझे। नदी अलग अलग धाराओं में निकलेगी, वो तो अब पत्थर के अंदर, तो यहाँ पे नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। समझ में आया। अब बताइए, यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि पत्थर का बहुत सारा टुकड़ा रखें और एक बाल्टी पानी फेंकेंगे, क्या पत्थर के टुकड़ा के ऊपर में वो पानी जब बहेगा? नहीं, वो कहाँ से, पत्थर के टुकड़ा के नीचे बहेगा। लॉजिकल बात है। तो ये भी लॉजिकल बात है कि जब नदी भावर प्रदेश में प्रवेश करती है, भावर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो नदी क्या हो जाती है सर, विलुप्त हो जाती है। ये भावर क्षेत्र कहलाता है। जब नदी निकलती है तो इसमें सर पत्थर का अनेकों टुकड़ा था, तो कई धाराओं में पानी निकलेगी। तो बाहर जब नदी निकली भावर प्रदेश से, तो कई धाराओं में नदी निकली, जिसे कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र हो गया। तराई क्षेत्र में कई धाराओं में जो नदी निकलती है ना, नदी एक धारा नहीं ले पाती है, कई धाराओं में लेकर नदी तराई क्षेत्र में पानी निकलती है, जिसके चलते ये क्षेत्र दलदलीय हो गया, पूरा गीला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे रेंगने वाले जीव अत्यधिक मिलेगा, मानवीय गतिविधि कम मिलेगा, क्योंकि मच्छर अधिक पाया जाएगा यहाँ पे। समझे। तो मच्छर अधिक पाया जाएगा, मानवीय गतिविधि कम, तो तराई क्षेत्र में ये होता है। कहाँ पे होता है? तराई क्षेत्र में। आगे जब बढ़ेंगे तराई के आगे जब जाएंगे, तो अब ये समतल भी मैदान है। नदी तो यहाँ बहेगी, ऑब्वियसली निचले क्षेत्र में बहेगी, लेकिन नदी जब बहती है सर, प्राचीन जमाना में क्या हुआ करता था, नदी का रूपरेखा भी, घाटी का रूपरेखा इस टाइप का तो थोड़ी था, इस टाइप का नहीं था, घाटी का रूपरेखा भी कुछ और था, और नदी बाढ़ यहाँ तक लाती थी। समझे। नदी वहाँ तक बाढ़ लाती थी, लेकिन करोड़ों साल से, लाखों साल बोल सकते हैं, हजारों लाखों साल से इस क्षेत्र में अब नदी बाढ़ नहीं लेके आती है, बस सालों साल बाढ़ अपने नदी इसी क्षेत्र में लेकर आती है। तो ये तो पुराने ज़माने में यहाँ बाढ़ आता था सर, लेकिन अब नहीं आता है। यही क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? पुराना जलोढ़ कहलाएगा। पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं सर? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। बांगर। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगर क्षेत्र कहलाएगा, या बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाएगा। ये जो जहाँ पे यहाँ मुख्य नदी है, ये जो क्षेत्र है, ये दोनों तरफ क्षेत्र है जहाँ साले साल बाढ़ आती है, ये क्षेत्र आपका खादर क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खादर। तो चार भाग समझे। उत्तर का मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है: भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। फिर से समझिए इसको। उत्तर भारत के मैदान को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिवालिक श्रेणी के सहारे ये आपका भाबर क्षेत्र होगा, उसके बाद भाबर क्षेत्र होगा, उसके बाद तराई क्षेत्र होगा। तराई क्षेत्र में नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कम उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, लेकिन साले साल जहाँ बाढ़ आती है वो क्षेत्र आपका खादर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र कहलाता है। और उस क्षेत्र में साले साल बाढ़ आती है, यहाँ की मिट्टी में अत्यधिक उपजाऊ क्षमता होती है। तो ये चार भागों में वर्गीकृत किया गया है उत्तर भारत के मैदान को। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्षेत्र तो समझ में आ गया, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा। हाँ चलिए, सिर्फ गोलाकार पहाड़ी तथा मध्यभूमि, यही सब बात था। अब प्रायद्वीपीय पठार को चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को समझते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हाँ।